को जय हिंद। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है यार, आपसे भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर से प्राप्त हुए हैं, जबकि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य किस प्रागैतिहासिक स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है। काफी अच्छा क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखो यहाँ पर पशुपालन की जो प्राचीनतम साक्ष्य है कहाँ से, बागोर से, है ना। और कह रहा है कि कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, जो कि आपके प्रागैतिहासिक स्थल से। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं, ऑप्शन बी नंबर कह रहे हैं आपके मेहरगढ़ से हुए हैं। तो जवाब आपका बिल्कुल सही है, बहुत ही सुंदर जवाब आ गया है। याद रखिए आपके मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं प्राचीनतम साक्ष्य, जो कि आपके प्रागैतिहासिक से हैं, ठीक है, जो कि किसके हैं, आपके कृषि के। क्लियर है ना। और यहां पर आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए मोरक्को निवासी इब्न बतूता को कहां का काजी नियुक्त किया गया था। तो चलिए इस प्रश्न को भी हमने आपको बताया था कि मोरक्को का जो आपका यात्री है ना, मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता, ये आपके भारत में कब, तो आपके 1333 में यहाँ पर आया था, है ना, राजदूत बनकर। यहाँ पर देख सकते हैं। और इसे काजी जो नियुक्त किया गया कहाँ का, तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं दिल्ली। बिल्कुल जवाब सही है, यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, दिल्ली का इसे काजी नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि 1793 ईस्वी में भू राजस्व का स्तंभदारी अथवा स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो चलिए जवाब दीजिएगा, स्थायी बंदोबस्त पूछा गया है या इसे हम लोग स्तंभदारी बोलते हैं ना। तो ये बताइएगा कि ये जो लागू किया किसने किया। चलिए 3 का ऑप्शन यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं और जवाब आ रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि आपका जवाब कौन हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये शुरू किया था, कहां पर, तो आपके बंगाल, बिहार और उड़ीसा, कहां पर, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में, इन क्षेत्रों में लागू किया था, ठीक है ना। इसके तहत क्या होता था, ब्रिटिश भारत की 19% भूमि आपकी आती थी, है ना। इस आपके टैक्स के तहत आपके 19% पर आपकी भूमि, मतलब कह सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि जो आपकी भू राजस्व आपका स्तंभदारी थी, है ना, ये आपके कुल जो आपका था उसमें 19%, क्योंकि इस 19% में कौन कौन, तो आपका बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये क्षेत्रों की जो कृषि थी उसके तहत आपका आता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था। तो 4 का जवाब देना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा लाहौर अधिवेशन, जो कि आपकी कब, तो आपके 23 मार्च 1940, यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा 23 मार्च 1940, क्या 23 मार्च 1940 इसका जवाब आपका राइट हो जाएगा। और आपका मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में इस आंदोलन में द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया गया था, जिसे पाकिस्तान का नाम दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट से बनी मीनार है। याद रखिए, अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि दुनिया की सबसे ऊंची जो आपकी है वो भी ईंट से बनी, तो आपकी कौन सी आपकी है, तो यहाँ पर कुतुब मीनार है ना। इनमें से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। बताइए किसने योगदान नहीं दिया है। देखिए फिरोज शाह तुगलक ने इसकी 5वीं मंजिल बनवाया था, है ना। कुतुब मीनार ने इसकी नींव रखी थी, अलाउद्दीन खिलजी दिया गया है, और आपका यहाँ पर दिया है इल्तुतमिश। तो देखो इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था ना, इल्तुतमिश ने इसे बनवाया था, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी इसके निर्माण में कोई भी योगदान नहीं दिया है, याद रखेगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए हाँ, एक पॉइंट और याद रखेगा कि 1506 में आपका जो समय था उस समय सिकंदर लोदी था, कौन, तो सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाई है, ठीक है। सिकंदर लोदी ने भी इसकी मरम्मत करवाया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है। बताइएगा। अगर आपके लिए पहला प्रश्न आपका आया है, इसे मतलब कह सकते हैं स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है ना, और कह सकते हैं इसे नोट भी कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है ना। तो चलिए बताइएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा कहा जाता है। चलिए देखते हैं किसका जवाब यहाँ पर सही होगा। चलिए ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर, याद रखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सूर्यसेन। कौन, तो ये सूर्यसेन को मास्टर दा कहा जाता है। अब याद रखिएगा कि इन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी और 1930 को चटगांव शस्त्रागार को लूटा भी था। और इनके संगठन में प्रीतिलता वाडेकर और बीना दास और सुनीति जैसी महिलाएं भी इसमें से शामिल थी, इसलिए आपको याद रखिएगा इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ है। वेरी IMP क्वेश्चन है और इसे रट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, है ना। तो चलिए 7 का ऑप्शन देना है, इजारेदारी से या तिनकठिया से या जैन में से या इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या बन जाएगा, तो 7 का ऑप्शन यहाँ पर काफी लोगों ने जवाब दिया है बी नंबर, जो कि बिल्कुल सही जवाब है तिनकठिया। हमने बताया था तिनकठिया का मतलब होता है कि तिनकठिया प्रथा से एक ऐसी प्रथा होती थी जिसके तहत चंपारण के किसानों को अपनी कुल भूमि का कितना, तो 3/20 वाले हिस्से में क्या करना था, नील की खेती करना अनिवार्य था। और इसी के खिलाफ में 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था और तिनकठिया प्रथा को बंद करवा दिया था, है ना। तो याद रखिएगा नील की खेती वाला जो खेत होता है, नील का जिसमें नील उगाई जाती है, वो खेत खराब हो जाता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। और गांधी जी
कॉफी का पहला सफल सत्याग्रहण आपका यही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है यार आपसे यहाँ पर बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है। चलिए, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में बोस्टन चाय पार्टी, है ना, बोस्टन चाय पार्टी का नाम आप सुना होगा। तो चलिए बताइएगा ये घटना जो आपकी संबंधित है किससे संबंधित है। चलिए 8 नंबर में यहाँ पर बताइएगा, क्या द्वितीय विश्व युद्ध में ऐसा सुनने को मिला, फ्रांसीसी अमेरिकी या अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। याद रखिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। ये घटना कब की है, तो आपके 1773 की बात है, जब सैमुअल एडमसन के नेतृत्व में लोगों ने जहाजों पर लदी चाय की जो पेटी थी उसे समुद्र में फेंक दिया था, है ना, और वे ब्रिटिश करों का विरोध भी कर रहे थे, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, डी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। ये देखो महाराष्ट्र में दिया गया है, क्वेश्चन आपका एमपी बन सकता है ना। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक इनमें से कौन था। चलिए 9 का जवाब देना है, और 9 का भी जवाब यहाँ पर कुछ लोग दे रहे हैं बी नंबर, एमजी रानाडे। कौन, तो ऑप्शन बी नंबर आपका हो जाएगा, एमजी रानाडे हैं, जिन्हें हम लोग महागोविंद रानाडे के नाम से भी जानते हैं। और प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी, तो आपके 1867 ईस्वी में आपके किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग और आपके एमजी रानाडे, मतलब दो लोगों ने किया था, है ना। आपको कभी कभी मिलता भी है, तो याद रखिएगा कि आपके प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था, साथ में एमजी रानाडे भी इसमें से शामिल थे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की है। तो चलिए 10 का जवाब देना है कि कौन से संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया है। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है, देखो यहाँ पर साबरमती के आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था, ये आपको याद ही होगा, है ना। सेवाग्राम भी आपका है, बिल्कुल सही है। फिनिक्स आश्रम ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर जो विश्व भारती है ना, विश्व भारती है, ये कह सकते हैं इसकी स्थापना इनसे संबंधित आपकी नहीं है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, क्या है किसी तारे का रंग निर्धारण करता है। चलिए बताइएगा कि कोई अगर तारा है वो ज्यादा चमकदार है या कम चमकदार है, वो क्या रंग निर्धारित करता है, मतलब किसी तारे का जो रंग निर्धारण करता है वो क्या करता है। तो याद रखिए निर्भर करता है क्या, तो यहाँ पर ताप को, मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि 11 का जो ऑप्शन आपका बनेगा वो आपका ए नंबर हो जाएगा, उसके ताप पर निर्भर होता है, उसके ताप पर निर्भर होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और मतलब कहा जाता है कि जितना ज्यादा चमकीला होगा उसकी आयु उतनी कम होती चली जाती है। ठीक है ना, जितना ज्यादा चमकीला होगा उतनी उसकी आयु क्या होती, कम होती चली जाती है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। उसका हाइड्रोजन क्या होता है, धीरे धीरे कम होता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान है। चलिए बताइएगा शीतोष्ण घास के मैदान कौन है। शीतोष्ण, शीतोष्ण किसे कहते हैं, देखो आपके शीत कटिबंध आपका होता है और यहाँ बीच में होता है उष्ण कटिबंध, उसके बीच में जो गैपिंग होती है 23.5 और 66.5 वाली, इसे हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। तो इस एरिया में आपका स्थित होगा, कौन सा है। चलिए 12 नंबर में, और 12 का जवाब बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर। याद रखिए वेल्ड जो आपका है ना, वेल्ड यह जो आपका है वेल्ड, ये आपके दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ पर, आपके दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है ना। डाउन्स कहाँ पर है, ये आपके ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है ना। और आपका पंपास जो पड़ता है कहाँ पर, तो ये आपके अर्जेंटीना में पड़ता है। मतलब ये सभी हैं, ये आपके शीतोष्ण घास के मैदान है, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और याद रखिएगा कि अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेयरी के नाम से जानते हैं। क्या, प्रेयरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास को देखो दे भी दिया गया है, 13 नंबर में आपको दे भी दिया गया है कि उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, तो प्रेयरी है आपका जवाब राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना पॉइंट सभी को। चलिए यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत एक संघशासित प्रदेश है, निकोबार में द्वीपों की संख्या आपको बताना है। यहाँ पर देखो दिया गया निकोबार द्वीप में, है ना। देखिए यहाँ पर जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का जवाब आप लोग कितना सही करने वाले हैं। चलिए आप लोग तुक्का का सहारा लेते हैं या अपने दिमाग का सहारा लेते हैं। अगर आप दिमाग का सहारा लेंगे तो आप लोग थोड़े से सही से जवाब देंगे, और तुक्के का सहारा लेंगे जीवन भर तो आप लोग गलत जवाब देंगे। तो चलिए काफ़ी लोग जवाब दे रहे हैं, यहाँ पर आपका 300 दे रहे हैं और कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर 204। ये तो पता ही है कि 204 इसमें से आपके जो थे, लेकिन कंप्लीट में आपके अंडमान और निकोबार द्वीप दिया गया है ना। तो भाई यहाँ पर 300 तो आपका होगा नहीं। अब यहाँ पर दिया गया है सिर्फ आपकी निकोबार में दिया गया है। कहाँ पर, निकोबार में। तो निकोबार में याद रखिएगा 19 हैं। कितने हैं, मात्र निकोबार द्वीप समूह में कितने हैं, तो आपके 19 हैं। याद रखिएगा इसका राइट आंसर जो आपका बनेगा बी नंबर बनेगा। कितना, 19 आपका बनेगा, मात्र 19 है। ये बात की जा रही है, निकोबार की बात की रही है, ना कि आपके अंडमान निकोबार दोनों की बात की जा रही है। समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया, समझ में आया ना। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में कौन सा राज्य नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यहाँ पर देखो नारियल की बात किया है, और नारियल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपका जवाब जो बनेगा वो सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। ये देखो आपके अपडेट होते रहते हैं, ठीक है, क्या अपडेट होते रहते हैं, और इस अपडेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है कौन सा, तो आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो आपका दिया है, ये अपडेट के अनुसार आपका तमिलनाडु है फर्स्ट नंबर में, और सेकंड नंबर अब यहाँ पर कौन है, केरल है। ये अपडेट होते रहते हैं। इस अपडेट को हम अलग से यहाँ पर वीडियो
बना देंगे, ठीक है ना। ये अपडेट जो आपको अलग से बना देंगे। यहाँ पर जो आपका अपडेट है इसके अनुसार आपका यहाँ पर फर्स्ट नंबर में तमिलनाडु है और सेकंड नंबर में आपका कौन है, केरल में है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, हाँ इकोनॉमिक्स की जो आपकी क्लास है वो आपको मिल जाएंगे, तो इकोनॉमिक्स में अपडेट हम पूरी तरीके से दे देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा स्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। ये बताइए, जब मुद्रा स्फीति होती है तो उस समय कौन सा वर्ग लाभ होता है, अर्थात किस व्यक्ति को लाभ होता है मुद्रा स्फीति के समय में। तो चलिए यहाँ पर जवाब देना है, सही क्या हो जाएगा। देखो इस वाले क्वेश्चन में हमने फिर से बता दिया है, अपडेट होता रहता है, आप लोगों को चेक कर लेना है। जब हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो इकोनॉमिक्स में हम आपको पूरा अपडेट दे देंगे, गेहूं कौन है, चावल में कौन है, नारियल में कौन है, कपास में कौन है और आपके मूंगफली में कौन है, ये हम आपको दे देंगे। हमने आपको बता दिया, आप लोग अभी सर्च कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में हम टोटल आपका अपडेट दे देंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है, अर्थात किसको लाभ होता है ये बताइएगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोग यहाँ पर देखो निवेश करता दिया है, उपभोक्ता करता दिया है, व्यापारी दिया गया है, तो जवाब क्या बनेगा। तो 16 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, सी नंबर काफी लोग दे रहे हैं, जो कि जवाब बिल्कुल सही है। 16 नंबर का सी नंबर आपका हो जाएगा। व्यापारी वर्ग को क्या होता है, लाभ होता है। इसके साथ ही साथ देखा जाए ऋणी है ना, कौन, जो आपके ऋणी होते हैं, ऋणी को लाभ होता है, ठीक है, ऋणी को लाभ होता है। साथ में जो कृषक होते हैं, कृषक उनको लाभ होता है ना, उत्पादक जो करते हैं उनको लाभ होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थव्यवस्था में अगली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाती है। अर्थव्यवस्था में असली, माफ करिए यहाँ पर असली दिया है, अर्थव्यवस्था में असली मुद्रा मूलधन किसके कारण बढ़ जाती है, किसके कारण बढ़ जाती है। तो 17 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ए नंबर, कीमतों में जब कमी होती है। क्या, जब कीमतों में कमी होती है उसी के कारण, यहाँ अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमत कम होती है, तब जो असली मुद्रा होता है उसका मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है बेरोजगारी के एक प्रकार को क्या कहते हैं जिसमें कई लोगों के कार्यरत होने पर भी उत्पादकता कम होती है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर में अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि नहीं इस क्वेश्चन का मतलब क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो आपका दिया गया है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के बारे में दिया गया है। किसमें, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है कि जिसमें कई लोगों के कार्य होने पर भी उत्पादकता कम होती है, और इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्यतः कृषि में होती है। हमने बताया था प्रच्छन्न बेरोजगारी को छुपी हुई बेरोजगारी का नाम देते हैं। जैसे गांव में होते हैं 6 लोग होते हैं और खेत में कार्य करने जाते हैं, चाहे वो 4 लोगों का काम हो लेकिन पूरे परिवार को बटोर के ले जाएंगे, है ना। समझ में आ गया ना। तो ये छिपी होती है जिसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से कहा जाता है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गया। काम है 4 का, ले गए 5 को, समझ में आ गया, तो एक एक्स्ट्रा जो हो गया वो एक प्रच्छन्न हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले कर को किसके रूप में जाना जाता है। ये बताइए, वस्तुओं में सेवाओं में जो कर लगता है, टैक्स लगता है, ये कैसा कर होता है, कौन सा कर होता है, क्या बोलेंगे। यहाँ पर अप्रत्यक्ष कर होता है। क्या होता है अप्रत्यक्ष कर, आपको पता है इनडायरेक्ट ही कर आपका लगाया जा रहा है, डायरेक्ट कर नहीं होता। ये कैसा होता है, इनडायरेक्ट कर होता है, जिसे हम लोग आपको लोग जानते हो कि जीएसटी के नाम से भी जानते हैं। अप्रत्यक्ष कर में क्या होता है, जीएसटी तो आपका होता है ना। तो यहां पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। और जीएसटी कब भारत में आया, तो संशोधन आपका 2017 में हुआ था, 2017 से जीएसटी आपके यहां पर लागू हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि एक अर्थव्यवस्था यदि उत्पादन संसाधनों की कमी से जूझ रही है तो कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या हो सकता है। समझिएगा, कह रहा है एक अर्थव्यवस्था ऐसी है उत्पादन संसाधनों में कमी से जूझ रही है, मतलब उत्पादन वाले जो संसाधन है उसके पास क्या है, कमी है। तो बताइए कुल खर्च में वृद्धि का कारण क्या हो सकता है। कुल खर्च में जो वृद्धि हो रही है इसका कारण क्या हो सकता है, तो कारण हो सकता है सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। क्या, सांकेतिक आय और कीमतों में वृद्धि। यहां पर ऑप्शन जो बनेगा वो आपका यहां पर कौन हो जाएगा, तो सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ, हाँ देखो वास्तविक आय क्या होती है, वो कम ही रहती है, ठीक है, वास्तविक आय होती है वो कम ही रहती है। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दिया है, कह रहे संसद की प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपने प्राक्कलन समिति के बारे में पढ़ा होगा अच्छे से, है ना, प्राक्कलन समिति के बारे में आपने पढ़ा होगा। यहाँ पर जो सदस्य होते हैं आपके 30 सदस्य होते हैं, यहाँ पर कौन कौन सी बात सही की गई है, तो देखते हैं। कह रहा है यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है, बिल्कुल सही जवाब है कि आपकी संसदीय समिति है, ये आपकी इसी में है, ठीक है ना। फिर दिया है ये लोकसभा के सदस्यों में गठित होती है, बिल्कुल सही दिया है। इस समिति में 30 सदस्य होते हैं, ये भी जवाब बिल्कुल से क्या है, सही दिया गया है। तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, 21 में ऑप्शन क्या बन जाएगा, ये सभी आपका जवाब राइट हो जाएगा, है ना। चलिए काफी एक बच्चा कह रहा है 19 वाले में डाउट है, 19 वाले में डाउट है, तो ये बताइए कोई वस्तुओं में जो टैक्स लगता है, सेवाओं में जो टैक्स लगता है, क्या प्रत्यक्ष टैक्स होता है। आप लोग यहाँ पर जीएसटी कैसा टैक्स है बताइए, जीएसटी जो आपका है कैसा टैक्स होता है, अप्रत्यक्ष टैक्स है कि नहीं है, कि आपका प्रत्यक्ष टैक्स हो गया है, तो सी ही तो होगा भाई, कहां से आपको डाउट हो रहा है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन
दिया गया है, यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं या नहीं? चलिए बताइएगा, ये बताइए कि यह निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है? ऐसा निर्णय किसके पास है, कौन लेता है? तो आपका आर्टिकल नंबर आपको 110 में, कौन आर्टिकल नंबर 110 में याद रखिए कौन होता है? तो यहां पर आपका जवाब आ रहा है लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष ही तय करता है कि ये विधेयक कैसा है, धन विधेयक है या नहीं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि संघ एवं राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों का विभाजन की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। ये बताइएगा कि जो संघ शासित क्षेत्र हैं, राज्य हैं, इनके मध्य जो वित्तीय संसाधन है, इनका विभाजन जो होता है किसके आधार पर होता है, किसकी सिफारिश पर होता है? यहाँ पर 23 को ऑप्शन बी हो जाएगा, वित्त आयोग के। पर किसके? वित्त आयोग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला दिया है राजघाट बांध परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? आपने पढ़ा होगा, हमने यूपी जीके में आपको पढ़ाया भी है, यूपी जीके में पढ़ाया होगा राजघाट बांध परियोजना, है ना, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 24 नंबर में यहाँ पर आपकी बेतवा नदी और कह सकते हैं ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर है। कहां पर है राजघाट बांध? बेतवा नदी पर है और ललितपुर जिले में आपका है ना। और ये उत्तर प्रदेश और साथ में किसके? तो आपके मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर? कहां है भाई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर हुआ है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? मौलिक कर्तव्य जो आपके हैं भारतीय संविधान में कहां पर है, किसमें आपके मिलेंगे? चलिए, यहाँ पर आपका 4 का ए कहां पर है? तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर। इसमें से उल्लेख आपको मिलता है प्रारंभ में आपके जो मूल कर्तव्य थे उनकी संख्या आपकी 10 थी, जो कि आपके कब जोड़े गए थे? तो आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। और इसके बाद वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपके 11 हो गई है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है समान विज्ञान का कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक स्वीकार करता है? यहाँ पर देखो समूह दिया है सार्वभौमिक स्वीकार करता, मतलब एक्सेप्ट कर लेता है। तो भाई बताइएगा एक्सेप्टेड के हिसाब से दिया है, यहाँ पर 26 का जवाब देना है। सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 26 का जवाब पहले दीजिए, 26 का जवाब क्या बनेगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब दे रहे हैं 26 को, ऑप्शन सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। मतलब आपने दिमाग नहीं लगाया है और तुक्का लगा दिया कि तुक्का क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहे हैं स्वीकार करता है। ये बताओ देने वाला व्यक्ति और स्वीकार करने में अंतर नहीं समझ में आ रहा है? जो क्या होता है, देने वाला होता है वो अलग होता है, स्वीकार करने वाला आपका अलग होता है। स्वीकार करेगा ए बी वाला करेगा और देने वाला आपका ओ ग्रुप वाला होगा। स्वीकार कर रहा है तो आपका ए बी प्लस ही तो होगा ना। तो याद रखिए जो स्वीकार करता होता है, कौन? जो स्वीकार करता होता है वो ए बी प्लस होता है, और जो देने वाला होता है तो ओ माइनस होता है। क्या? वो ओ माइनस होता है। तो दोनों पॉइंट को नोट करेगा, स्वीकार करता ए बी प्लस होता है और जो देने वाला होता है वो ओ माइनस होता है, जिसे सर्वदाता बोलते हैं। इसे सर्वग्राही कहते हैं और देने वाला होता है उसे सर्वदाता कहते हैं। क्लियर हो गया दोनों पॉइंट ना? ये प्लस में है, वो माइनस में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि साबुन का बुलबुला के कारण गोलाकार प्राप्त कर लेता है। ये बताइए साबुन के बुलबुले में ऐसी कौन सी चीज होता है जो बुलबुला बिल्कुल गोला जैसा हो जाता है? कारण क्या बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। आपने हमेशा पढ़ा है प्रस्थ तनाव के कारण। किसके कारण? तो प्रश्न तनाव के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत अभी तक नहीं होगी आपके, है ना? आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया है विज्ञापन नामपट्ट और सजावटी रोशनी में आमतौर पर इस गैस का उपयोग होता है। हमने आपको साइंस वाले क्लास में इस क्वेश्चन को बताया था, आपको याद आया होगा कि जो विज्ञापन वाले नाम पट्टी होती है या सजावटी रोशनी होती है, इनमें से कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो चलिए यहाँ पर 28 का जवाब देना है और 28 का ऑप्शन क्या बनेगा? यहाँ पर ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। ये नियान गैस होती है। कौन सी गैस होती है? तो नियान गैस का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और ये कैसी गैस है? तो आपकी अक्रिय गैस है। कैसी है? अक्रिय गैस है। और इसका औद्योगिक उत्पादन द्रव और वायु के प्रभाजी आसवन, याद रखिएगा औद्योगिक उत्पादन में किस प्रकार से, जब द्रव और वायु का प्रभाजी आसवन करते हैं तब भी इसका प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। ये बताइए निकट दृष्टि दोष आपको है तो ये बताइए इसको आप कैसे सही करेंगे? इनमें से आप कैसे सही करेंगे निकट दृष्टि दोष को? तो चलिए यहाँ पर 29 को ऑप्शन देना है और 29 वाले में कुछ लोग जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं अवतल लेंस में। तो बिल्कुल सही है। देखो उत्तर मतलब दूर आपको लग रहा है, अवतल मतलब पास में। यहाँ पर आपका बी नंबर। अवतल लेंस का प्रयोग होता है किसके लिए? निकट के लिए होता है। तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस आपका होता है। क्लियर है ना? और ये परिभाषा भी आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें आपकी आ जाती हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति निकट की रखी वस्तु को स्पर्श देख लेगा परंतु दूर की नहीं, है ना? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कारण निर्वात में किन तरंगों को प्रसारित नहीं किया जा सकता है? ये बताइए कोई भी अगर आपका निर्वात है, निर्वात मतलब होता है जहां पर वायु का आगमन ना हो। जब वायु का आगमन नहीं होता है तो वहां पर कह सकते हैं कौन सी तरंगों का प्रसारण नहीं किया जा सकता है? तो 30 को ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन सी दे रहे हैं ध्वनि तरंगे। लेकिन काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका डी नंबर। लेकिन भाई साहब इसका राइट आंसर सी होगा, ध्वनि तरंगे। हमने आपको बताया था कि चंद्रमा पर आपको ध्वनि नहीं सुनाई देती, क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं होता था तो वहां पर निर्वात होता है ना। तो ऑप्शन सी नंबर इसका राइट बन जाएगा। ठीक है, ध्वनि लगेगा और कुछ नहीं बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? चलिए 36 में जवाब दीजिए कौन सा आपका शुद्ध, मतलब आपका जो ऑप्शन है वो आपका अशुद्ध
शुद्ध है। चलिए यहाँ पर पुष्पांजल दिया है, निरापराध दिया है, भास्कर दिया है और आपका उज्जवल दिया गया है। यहाँ पर आप देखे होंगे मॉडल पेपर में क्वेश्चन मिला था, सेम टू सेम ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर, क्योंकि होता क्या है, निरपराध होता है, क्या निरपराध होता है, इस कारण से बी नंबर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया 36 में, कोई डाउट, किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमृत का एक पर्याय नहीं है। अमृत का पर्याय नहीं है, कौन सा नहीं है, 37 वाले में बताना है। चलिए 37 में देखिए, सुधा होता है, अमी होता है, मधु होता है, लेकिन रसाल अमृत का पर्याय नहीं होता है। अच्छा, रसाल होता किसका है, किसी को पता है, ये बताइए, अगर किसी को पता हो कि रसाल होता किसका है, ये होता है आम का। किसका होता है, आम का होता है, इस कारण से ऑप्शन डी नंबर इनमें से भिन्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वेदना, अध्याय, त्याग और आपका नेत्र। नेत्र कैसे है, अध्याय कैसा है, त्याग कैसा है, यहाँ पर वेदना कैसी है, मतलब आपका जवाब यहाँ पर वेदना ही हो जाएगा। स्त्रीलिंग कौन है, तो आपका वेदना आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि कबीर, तुलसी, सूर आदि कौन से काल के संत कवि हैं। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, ये कौन से काल से संबंधित आपके कवि हैं, आपके आदिकाल, भक्ति काल, रीत काल या आधुनिक काल, कौन सा जवाब बनेगा। तो चलिए 39 को ऑप्शन देना है और जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर, आपके भक्ति काल से है। ऐसे याद रखिएगा, ये भक्ति से संबंधित आपके है ना, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, भक्ति काल से संबंधित आपके संत कवि हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, उपर्युक्त के लिए सही संविच्छेद आपको चुनना है, तो ये बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर लॉक किया जाए जो बिल्कुल आपका सही दिया गया हो। देखो ये सबसे पहले बात, कौन सी संधि है, ये आपकी कौन सी संधि है, तो आपकी यण संधि है। कौन सी है, यण संधि है। अब यण संधि के रूल के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो ऊपर धन उक्त बनेगा, क्या ऊपर धन उक्त बनेगा। अब यहां पर ऑप्शन डी नंबर आपका होगा। अब इसमें से क्या हो जाएगा, यहां पर छोटी की मात्रा है ना, यहां पर छोटा ऊ की मात्रा है, परिवर्तन के अकॉर्डिंग क्या होता है, यू बन जाता है, क्या बन जाता है, यू बन जाता है। बस यही इसका जवाब क्या हो जाएगा, 40 में ऑप्शन डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि आपके करंट अफेयर के हैं और बेहतरीन आपके क्वेश्चन यहां पर भी देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, एशियन कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में 14 पदक जीतने के साथ भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए बताइएगा, एशियन कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप 2021 में 14 पदक जीतने के साथ ही भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो चलिए यहाँ पर जवाब देखते हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखो, ईरान और आपके कजाकिस्तान, है ना, यहाँ पर जवाब बिल्कुल सही है। 17 पदक के साथ ये कह सकते हैं कि ऊपर आपके हैं, लेकिन यहाँ पर 14 पदक के साथ ही जो आपका भारत है ये कौन सा स्थान पर आपका है। तो यहाँ पर जवाब आ रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पर आपका थर्ड नंबर, ये तीसरे स्थान पर है ना, कौन सा है, तो आपके तीसरे स्थान पर है। ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, याद रखिएगा, इसके पहले भी मॉडल पेपर में हमने आपको बताया भी था। क्लियर है, इतना पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर देखो जो कि ये क्वेश्चन दिया गया है, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। और ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा है, लाजवाब क्वेश्चन आपका है, और ये आपके 48वें मुख्य न्यायाधीश है, कौन है। चलिए 52 का जवाब देना है। चलिए 52 नंबर में ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है बी नंबर। चलिए यहाँ पर देखिए और बताइए भाई, सभी लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा। न्यायमूर्ति एन.वी. रमण, है ना, क्या हो जाएंगे, जस्टिस एन.वी. रमण है। याद रखिए ये आपके 48वें नंबर के हैं, कौन से नंबर के, तो आपके 38वें नंबर के आपके बने हैं, तो इनको आपको अच्छे से यहाँ पर नोट कर लेना है, ठीक है ना। और 24 अप्रैल 2021 को ये आपके पदभार ग्रहण किया था, कब, तो 24 अप्रैल 2021 को पदभार ग्रहण किया था। ये कौन से आर्टिकल के तहत किए होंगे, ये बताइए कौन से आर्टिकल के तहत हो। तो आपको हमने पढ़ाया था आर्टिकल आपका 124, है ना, संविधान का अनुच्छेद 124 के तहत जो पद होते हैं शक्तियों के अनुसार, वो आपके कौन से, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश को 100 करोड़ रुपए का गश्ती पोत पीएस जरोस्टर उपहार में दिया है। देखिएगा भाई, यहाँ पर 100 करोड़ का एक कह सकते हैं गश्ती पोत है जिसका नाम है पीएस जोरोस्टर, है ना, ये उपहार रूप में दिया है, भारत ने दिया है, और किसे दिया है। तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा, तो 53 नंबर में जवाब आ रहे हैं यहाँ पर बी नंबर। चलिए और बताइएगा इसका राइट आंसर, याद रखिए इसका राइट आंसर आपका सेशेल्स को दिया है, ए नंबर होगा, किसे दिया है, तो आपको सेशेल्स को दिया है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका जवाब ए नंबर आपका हो जाएगा, सेशेल्स को दिया गया है, ठीक है ना, याद रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त। देखो अब यहाँ पर क्या दिया गया है, भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो चलिए 24वें नंबर दिया है, यहाँ पर मुख्य लगा दिया है, इस पर भी फोकस करना है ना, मुख्य चुनाव आयुक्त तो आपके हैं, और आपका जवाब क्या बनेगा। चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है सुशील चंद्रा। यहाँ पर 54 का ऑप्शन जो बनेगा वो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, आपका डी नंबर सुशील चंद्रा है। यहाँ पर देखो मुख्य लगा दिया है ना, क्योंकि अगर मुख्य नहीं लगाओगे तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगा। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो आपके मेन होते हैं, वही आपके सुशील चंद्रा है। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए कह रहा आपसे कि हाल ही में ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम आयु की महिला पहलवान कौन बन गई हैं। तो चलिए भाई
55 का जवाब दीजिएगा, 55 का जवाब दीजिए जल्दी से। यहां पर ऑप्शन बन जाएगा, ऑप्शन आ रहा है ए नंबर, ये आपकी है सोनम मलिक है। कौन है? सोनम मलिक है, जो कि सबसे कम आयु की ये बन गई हैं, ठीक है ना। आपके ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की सबसे कम आयु की महिला कौन है? सोनम मलिक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे यहां पर नेशनल काउंसिलिंग ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक निम्न से कौन बन गई हैं? तो जब भी कभी पहली लग जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये आपकी है नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च, ये पहली महिला आपकी बनी महानिदेशक, जो कि आपके NCAR की है ना। तो नाम क्या हो जाएगा? तो 56 का जवाब यहाँ पर बन जाएगा ऑप्शन राइट। चलिए यहाँ पर जवाब डी हो जाएगा, ये पूनम गुप्ता है। कौन है भाई? ये पूनम गुप्ता है। इसका राइट आंसर जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? मतलब जो फीफा आपका है इसमें से किस देश के फुटबॉलर फेडरेशन को कह सकते हैं सस्पेंड कर दिया है? यहाँ पर 57 नंबर में ऑप्शन जो बन जाएगा वो आपका बन जाएगा यहाँ पर सी नंबर, आपके पाकिस्तान को। किसे? तो आपके पाकिस्तान को यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। एक और आपका है, एक चाड है, ठीक है। पाकिस्तान के साथ साथ आपका एक देश और आपका है चाड, ठीक है। इनको यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि उत्तर प्रदेश से आपको दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महाकवि की कर्मस्थली को मौजूदा नाम महमूदपुर को बदलकर पारासौली करने की मंजूरी दे दी है? चलिए 58 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपके सूरदास। याद रखिएगा यहां पर जो आपका जवाब बने कौन सा हो जाएगा? तो आपका सूरदास इसका राइट आंसर बन जाएगा, सूरदास। मतलब कह सकते हैं इनकी कर्मस्थली आपके मौजूदा नाम महमूदपुर को नाम बदलकर पारासौली करने को मंजूरी यहाँ पर आपको दे दिया गया है। तो इस प्रकार से जवाब कौन सा हो जाएगा? ए नंबर इसका जवाब आपको लोगों का राइट हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन देखो अगला दिया गया है जो कि आपको टोक्यो के लिए दिया गया है। अप्रैल 2021 में टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला देश का कौन सा देश बना है? अपने जो 2021 का टोक्यो ओलंपिक है ना, ये आपका हट चुका है। यहाँ पर कौन सा बनेगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं 59 को ऑप्शन डी दे रहे हैं, मतलब सभी लोग जवाब यहाँ पर दे रहे हैं डी नंबर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि आप लोगों के जवाब बिल्कुल से यहाँ पर 100% राइट है। तो जी हाँ बिल्कुल सही है, उत्तर कोरिया है। याद रखिएगा कोरोना के चलते हुए उत्तर कोरिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से हटने वाला ये आपका देश कौन? आपका उत्तर कोरिया हो जाएगा। क्लियर है ना। और यहीं पर अगर याद रखिए एक पॉइंट आपसे बनेगा क्या एग्जाम की दृष्टि से आपका पॉइंट बनेगा कि ये बताइए कि जापान जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी कितनी बार कर चुका है ना। मेजबानी जो ओलंपिक खेल कर चुका है जापान कितनी बार? तो याद रखिए 3 बार किया है। कितने? 3 बार। ये आपका 1964 में आपका हुआ था, फिर इसके बाद 1972 में हुआ और 1988 आप देख सकते हैं चौथी बार आ गया है ना। 2021 जो कि देख सकते हैं टोक्यो में आपका हो रहा है। तो इस प्रकार से 4 बार आपका हो चुका है, ठीक है ना। चलिए इसके पहले 3 बार, अब तो यहाँ पर लगातार चल ही रहा है, ठीक है ना। क्लियर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है UAE की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे नामित किया गया है? देख सकते हैं ये पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है UAE की, है ना। तो आपका जवाब क्या बनेगा? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 60 नंबर में, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। ये आपकी नोरा अल मातरोसी। कौन है? नोरा अल मातरोसी हैं, जो कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं, जो कि आपके UAE की आपके हैं, ठीक है ना। ये भी नोट करिएगा। और आगे बढ़ते हैं जो कि आपके यहाँ पर GS रिलेटेड आपके क्वेश्चन अब थोड़ा सा आपको सरल लगेंगे। कह रहा आपसे यहाँ पर किस वर्ष ओलंपिक में भारत की टीम फुटबॉल के सेमीफाइनल तक पहुंची थी? बताइए कौन सा वर्ष है जब ये फुटबॉल की जो टीम है ओलंपिक में सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी? तो 61 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आपके 1956 में, कब? तो आपके 1956 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में आयोजित हुए थे ओलंपिक खेल, ठीक है ना। तब भारत की टीम ओलंपिक खेल में फाइनल मतलब सेमीफाइनल आपकी पहुंच गई थी। और याद रखिएगा सेमीफाइनल में पहुंचने वाली ये एशिया की पहली टीम बनी थी। क्या? एशिया की पहली टीम आपकी बनी थी, ठीक है ना। क्लियर रहेगा। और ये जो आपकी यूगोस्लाविया से हार गई थी, ठीक है, यूगोस्लाविया से यह हार गया था। अगला क्वेश्चन दिया है राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहां पर स्थित है? यह एमपी क्वेश्चन, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहां पर बताना है कि जो आपका राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान है ये आपके कहां पर है। तो आपका जवाब क्या बनेगा? 62 में ऑप्शन आ रहा है बी नंबर आपके रुड़की में है। कहां पर आपके? तो आपके रुड़की, आपका जवाब हो जाएगा रुड़की, यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बताइएगा नेहरू ट्रॉफी का जो संबंध है ये किस खेल से दिया गया है? नेहरू ट्रॉफी दिया गया है और यहां पर जवाब आ रहे हैं बी नंबर आपके यहां पर हॉकी से आ रहा है। सभी के जवाब यहां पर बी आ रहा है, हॉकी से है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है? अब यहाँ
पर देखो नहीं शब्द आपको दिया है, आप लोगों को तुरंत यहाँ पर देखो तुक्का ना मार देना कि आप लोग बांग्लादेश यहाँ पर तुक्का मार दो, क्योंकि पूछा क्या गया है, पूछा गया भूमि साझा नहीं करता है। तो कौन सा जवाब बनेगा, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार या पाकिस्तान, कौन जवाब बनेगा? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। क्या मालदीव आपका जवाब राइट हो जाएगा, ये भूमि के साथ साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है? भारतीय वन अनुसंधान कहां पर है? तो वन कहां पर होंगे, वन जहां होंगे वहां पर हरा भरा होगा। कहां पर हरा भरा है? तो आपके देहरादून में। तो याद रखिए क्या जवाब हो जाएगा, वन यहां पर है और हरा यहां पर है, अर्थात देहरादून आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दिया है, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है? चलिए जवाब दीजिएगा, किस देश की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं? यहां पर 66 का जवाब देना है और 66 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 66 का ऑप्शन आ रहा है नेपाल का। देखो बिल्कुल सही है कि नेपाल की जो आपकी संसद है उसे हम लोग राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जानते हैं। वहीं पर बांग्लादेश की क्या है? तो बांग्लादेश को बोलते हैं जातीय संसद। क्या बांग्लादेश की जो आपकी है वो आपकी जातीय संसद है, जातीय संसद के नाम से हम लोग जानते हैं। मालदीव की संसद का नाम है मजलिस। क्या? तो मालदीव की जो संसद है इसे हम लोग मजलिस के नाम जानते हैं, मजलिस के नाम से जानते हैं, मजलिस के नाम से। ठीक है ना, क्लियर है ना इतना। और वहीं पर फ्रांस की संसद, तो फ्रांस की संसद का नाम भी पूछा गया है और इसके संसद का नाम है नेशनल असेंबली। क्या? नेशनल असेंबली। तो याद रखिए इन पड़ोसी देशों की जो संसद है उनको तो रटकर ही जाना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता घास के मैदान पर खेली जाती है? कई बार हमने आपको बताया है कि घास के मैदान में खेले जाने वाली ये ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है, कौन सी है? तो 67 का ऑप्शन भी हो जाएगा विंबलडन, है ना। विंबलडन जो कि एक टेनिस प्रतियोगिता है, घास के मैदान में खेली जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है कि पालघाट दर्रा निम्न में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? यहां पर बताइए पालघाट, और पालघाट कहां मिलेगा? पालघाट कहां मिलेगा? तो पालघाट मिलने वाला है आपके केरल, लेकिन और केरल के साथ कौन सा है? तो केरल के साथ जो आपका तमिलनाडु है। कौन? केरल और तमिलनाडु ये आपके हैं जो कि पालघाट दर्रा आपको मिलता है। अगला है लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? चलिए लोसांग उत्सव किस राज्य से संबंधित है? लोसांग उत्सव इसके पहले आपने पढ़ा होगा, जो कि स्पेशल डोज के रूप में हमने पढ़ाया है। यहां पर आपका हो जाएगा सिक्किम, सिक्किम का ये आपका संबंधित है लोसांग उत्सव। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां पर है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय, चलिए जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिएगा। चलिए एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? तो चलिए 70 का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है सी नंबर। याद रखिए आपकी मनीला में है। कहां पर आपके? तो मनीला में है, याद रखिए मनीला। ठीक है ना, क्लियर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी अभी तक, इतने में कोई दिक्कत। इसकी स्थापना 1966 में की गई थी, 19 दिसंबर 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। क्लियर है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, जो कि एक गद्यांश है। और आज का एक गद्यांश जो कि 2 हफ्ते होते हैं लेकिन एक सोल्व कराएंगे, लेकिन बेहतरीन गद्यांश है। देखिएगा कितना अच्छा गद्यांश है, आज भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा इस गद्यांश में। ठीक है, देखिए कह रहा है आपसे यहाँ पर गीजू भाई, कौन है? गीजू भाई ना केवल बच्चों की क्षमताओं, बौद्धिकताओं में विश्वास व्यक्त करते हैं, अपितु वे उनकी सृजनात्मकता से में भी अगाध आस्था रखते हैं। उनके अनुसार कुछ हत्याएं पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आती हैं। उनमें से कानून वेताओं को अपराध जैसी कोई चीज नजर नहीं आती है। कानून वेताओं की न्याय नीति संबंधी मर्यादाएं सिर्फ पीनल कोड से संबंधित होती हैं। कौन कौन सी? कानून वेताओं की जो न्याय संबंधी नीतियां होती हैं, मर्यादाएं हैं, ये सिर्फ पीनल कोड से बंधी होती हैं। शिक्षा शास्त्रियों के पास राज्य, रोड़े अथवा धर्म की कोई सत्ता नहीं होती है। इसलिए जीवन के प्रति जो अपराध होते हैं उनके लिए ना कोई पीनल कोड होता है, ना कोई उन्हें निंदनीय मानता है, ना कोई धार्मिक भय। जीवन के प्रति होने वाला एक ऐसा ही अपराध है, क्या? कि बालक की सृजन शक्ति की हत्या। बालक क्या चाहता है? बालक की सृजन शक्ति की हत्या, ये देखा जाए जीवन का सबसे बड़ा क्या है? अपराध है। कि बालक चाहता क्या है, अपनी लाइफ में क्या बनना चाहता है, उसकी सृजन शक्ति क्या है, उसकी सोच क्या है ना, उसकी डिमांड किसमें, उसमें कमांड किसमें है। तो उसकी सृजन शक्ति को हत्या करना। ईश्वर ने मनुष्य का सृजन किया, उसे अपनी सृजन शक्ति प्रदान की, तथा ईश्वर की शक्ति मनुष्य के सृजन की अनंत शक्ति के समान ही अनगणित है। साहित्य का एक सृजन है ना। चित्रकला दूसरा सृजन है। देखिए साहित्य एक सृजन है और चित्रकला दूसरा सृजन है, संगीत तीसरा सृजन है। तो देखो 3 पॉइंट मिले, क्या मिला? साहित्य एक सृजन है, दूसरा चित्रकला दूसरा सृजन है, और तीसरा क्या है? संगीत है ना। और चौथा क्या है? स्थापत्य चौथा सृजन आपका है। इस तरह के गिने बैठा जाए तो मनुष्य के द्वारा बनाई गई अनेक कृतियों को गिनाया जा सकता है। जब शिक्षक या अभिभावक यह तय करते हैं कि बच्चे को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, वस्तुतः इन निर्णयों में ही वे बालक की सृजन शक्ति का दमन कर देते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होता है, बच्चे को जो शिक्षक होते हैं और अभिभावक हैं वही कहते हैं ये बनना है, लेकिन बच्चे के मन से ये नहीं कहते हैं कि बच्चा तुम्हें बनना क्या है लाइफ में। आजकल देखते हैं कि क्या बनना है कभी नहीं कहते हैं ना। तो याद रखिएगा कि शिक्षक और अभिभावक तो सोचते हैं, लेकिन बच्चा क्या बनना चाहता है अगर ये पूछ लिया जाए, हो सकता है बच्चा कहीं और आगे चला जाए, है ना। तो चलते हैं यहाँ पर टेस्ट को सॉल्व करते हैं।
हैं क्या बात सही है। गिजू भाई का किसमें विश्वास नहीं है, गिजू भाई का जो विश्वास है किसमें नहीं है। तो अभी आपने गद्यांश पढ़ा और यहाँ पर देख सकते हैं उसके भविष्य का निर्णय शिक्षकों और अभिभावकों को द्वारा करने में ये इसका विश्वास नहीं है, ठीक है ना। और अगला दिया है कि कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा अपराध पीनल कोड की धारा के अधीन नहीं आता है 72 नंबर में। तो यहाँ पर देखो रिश्वत लेना, धोखाधड़ी ये आपका है, लेकिन बालक की सृजन शक्ति ये कोई भी कोड में आपको नहीं है, यहाँ पर ये नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि बच्चे क्या करें और क्या ना करें जब शिक्षक और अभिभावक यह तय करते हैं तब क्या होता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, बच्चे में जो सृजन शक्ति होती है वो खत्म हो जाती है, करना चाहता है वो युद्ध में लड़ना चाहता है और उसके घर में एक चूहा बना के रख दिए हैं। तो बताइए बच्चे के अंदर क्या बीत रहा होगा, है ना। बनना चाहता है इंजीनियर, उसे डॉक्टर बना रहे हैं, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है उसे खेत के पर घुमा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सृजन शक्ति जो होती है उसकी खत्म हो जाती है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से सृजन के अंतर्गत आपका नहीं आता है, सृजन के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर देखो किसी विषय पर अपने विचार लिखना इसकी बात है ना। प्रश्नों के उत्तर रटना ये नहीं होता है, याद रखिए सृजन का मतलब होता है प्रश्नों के उत्तर मत रटिए, है ना, उसकी खोजबीन करिए, रिसर्च करिए। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, बी नंबर, ठीक है ना। और अगला दिया है साहित्य शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर बनेगा, साहित्यिक शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा। यहाँ पर 75 का जवाब देना है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है जो कि शिक्षा को वैज्ञानिक मतलब इसको हमने पढ़ा दिया है, तो एक गद्यांश हम आपको यहाँ पर छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपको इसका धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।